जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में क्लास अष्टम का आज हम सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़ेंगे। जो पुस्तक है हमारा तीसरा भाग, जिसका अध्याय है 6, जिसमें बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक यानी कामगारों और उद्योगों से संबंधित जो पुरानी हमारी अतीत की व्यवस्था थी उसको पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष है जो अध्ययन करेंगे। दो चीज, एक अध्ययन करेंगे हम कपड़ा उद्योग, क्या कपड़ा उद्योग, और दूसरा करेंगे लोह और इस्पात उद्योग, क्या उद्योग। इन दो के बारे में हमें जो विशेष रूप से पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरों और उद्योगों की क्या दशा थी, उस समय क्या तौर तरीके थे उसका। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि औद्योगिक जो क्रांति हुई, औद्योगिक जो क्रांति हुई, उस क्रांति का मुख्य जो विकास हुआ, उस क्रांति की वजह से वो विकास था दो ही चीजों के लिए। वो एक चीज था सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा था लोह इस्पात। क्या? लोह इस्पात। इन दो उद्योगों में भारी वृद्धि हुई थी। कपड़े के मशीनरी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक देश बना दिया। और 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग में पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने जाने लगा। अगर ब्रिटेन की पहचान बनी, क्या बनी? ब्रिटेन की जो पहचान बनी, वो पहचान बनी थी सूती वस्त्र उद्योग। जैसे जो मशीनों से कपड़ा बनता था उस वस्त्र की पहचान। और उसके बाद है जो 1850 ईस्वी के बाद है जो इसकी अगर वो उसकी पहचान बनी तो लोहे की वजह से ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना, क्या दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? दुनिया का कारखाना कहे जाने लगा। इन दो चीजों की वजह से ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेश की वजह से गहरा संबंध हम जो पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा हुआ, किस तरह से व्यापार का ढांचा बदलता गया। और 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से चीजें खरीदती थी, उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उन्हें भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पाद बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने हैं जो औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह से ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्प और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़ा, हम इस हुआ ये था कि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत से माल खरीदती और यूरोप में बेचती, यूरोप में बेचती। लेकिन बाद में जो भारत में उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया, तो भारत में तो माल खरीदती, माल भारत से ले जाती, भारत से माल, कच्चा माल ब्रिटेन में डिमांड, ब्रिटेन में निर्माण होता था और पुनः भारत में बेच दिया जाता था। और पुनः भारत में बेचा जाता था। क्या है? बेचा, पुनः भारत में बेचा जाता।
तो इस तरह से लौह उद्योग भी पनपा और कई तरह से जो खोज भी हुई, जिससे दुनिया में हमारे यहाँ कारीगर और दूसरे हाथ से काम करने वाले शिल्पकारों की क्या स्थिति होगी। कहते हैं कि भारतीय कपड़े का विश्व में बाजार था। क्या था? भारतीय कपड़े का विश्व बाजार। क्या था? विश्व बाजार। विश्व बाजार अर्थात कहने का मतलब है भारतीय कपड़े की दुनिया में मांग थी। क्या थी? दुनिया भर में मांग थी। क्या थी? दुनिया भर में मांग थी, अर्थात भारतीय कपड़े की एक पहचान थी। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से बहुत आगे था। जब बंगाल में 1750 ईस्वी से ईस्वी तक है जो अंग्रेजों के कब्जे से पूर्व, अंग्रेजी दखल से पूर्व, क्या अंग्रेजी दखल से पूर्व भारतीय है जो कपड़े की विश्व पहचान थी। क्या थी? भारतीय वस्त्रों की विश्व पहचान थी। क्या थी? पहचान थी, विश्व पहचान थी। भारतीय कपड़ों की वैश्विक स्तर पर पहचान थी और भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। एक तो उसकी क्या थी? गुणवत्ता, क्वालिटी, और दूसरी थी बारीक कारीगरी। अर्थात उसकी बनावट, उसकी डिजाइन, इसकी है जो दुनिया भर में एशिया एवं मध्य एशिया में इन कपड़े का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी। इसके फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजों और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में हैं जो आज भी जिंदा हैं। ऐसे कपड़ों की जड़ों को ढूंढना और उसके अर्थ जानना बड़ा मजेदार होगा। अब वो कहते हैं कि भारतीय कपड़े की जो गुणवत्ता थी, बारीक कारीगरी थी, नए नए शब्द थे। क्या थे? दुनिया के लिए नए शब्द और अर्थ। क्या? शब्द और अर्थ, इसकी पहचान होती थी कि किस तरह से भारतीय कपड़े के नाम थे, किन नामों से उनको यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा खरीदने, कपड़ा सबसे पहली ले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था। क्या देखा? भारत आने से पहले अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा सबसे पहले इराक के मोसूल शहर में देखा। कहाँ देखा? मोसूल शहर में है जो उस कपड़े को देखा और इसी आधार पर वे बारीक बुनने वाली कपड़े को मलसिन कहने लगे। और जो कपड़े की बुनाई थी, क्या थी? बुनाई या डिजाइन को देखकर उनको अंग्रेजों ने एक नया नाम दिया। वो नाम था मसलिन। क्या नाम दिया? मसलिन। क्या नाम दिया? मसलिन या मलमल। मसलिन या मलमल अंग्रेजों ने मोसूल शहर की वजह से उसको नाम दिया। जल्दी यह शब्द खूब प्रचारित हो गया। मलमल मसाले
की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत के केरल के तट पर कालीकट्टा में डेरा डाला। यहाँ वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़े भी ले गए। कालीकट से निकले शब्द के लिए कोकिलो कहने लगे। अब कुछ पुर्तगाली भारत आए, क्या हुआ? पुर्तगाली भी भारत आए और वे हमारे केरल के कालीकट घाट पर या बंदरगाह पर रुके और मसालों का व्यापार करते। क्या करते? मसालों का व्यापार करते, साथ ही साथ कपड़ा, क्या साथ ही साथ कपड़े का भी व्यापार करते। और उसी कपड़े की वजह से, कालीकट की वजह से उन कपड़े को कैलिको कहने लगे। क्या कहने लगे? कैलिको। क्या? कैलिको कहने लगे। तो इस तरह से कपड़ों के नाम पड़ गए। क्या हो गए? इस तरह से पूरी दुनिया में सूती कपड़े कैलिको कहा जाने लगा। पहले मसलिन या मलमल कहने जाने लगा, फिर बाद में कैलिको कहने। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। एक ऑर्डर बुक में भी वहाँ देख सकते हैं कि 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के किसी जो व्यापारी को भेजा और वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर था। यानी भारतीय कपड़े की जो पहचान थी वो दुनिया भर में बहुत बड़ी पहचान थी। क्या थी? भारतीय कपड़े की जो पहचान थी वो दुनिया भर में एक तरह की है जो बहुत बड़ी थी। और कहते हैं कि 1917 के एक ऑर्डर बुक में 1730 के ईस्वी के ऑर्डर बुक में एक जो रिकॉर्ड है मुंबई के अंदर, उसमें ये लिखा है 5,89,000 थान कपड़े विदेशों में एक ही बाजार से गए थे। इसी बही के पन्ने पलटे तो हमें पता चलेगा कि सूती और रेशमी कपड़े की 58 किस्में थी। क्या थी? उस जमाने में सूती व रेशमी कपड़े की लगभग 58 किस्में। क्या थी? 58 किस्में थी। 58 प्रकार का मार्केट में कपड़ा मौजूद था उस जमाने में। और यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस या गुड्स कहते थे। क्या कहते थे? पीस। और आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। और यूरोपीय व्यापारी उसे पीस कहते थे। क्या कहते थे? पीस या गुड्स। और थान के अंदर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा, 1 गज चौड़ा और 20 गज लंबा जो कपड़े का गांठ होती थी या बंडल होता था उसको थान कहते थे। क्या कहते थे? इसके जो बंडल होता था उसको थान कहते थे। अंग्रेजी की थान को गुड्स या पीस कहते थे। अब हम इन्हीं बही में विभिन्न किस्मों के नामों को देखते हैं। तो थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर लिखा गया था उन्हें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे, जिसे व्यापारी सीट्स, कोशा, खस्सा या बंडाना कहते थे। और छापेदार सूती कपड़े जो होते थे, छापेदार जो सूती कपड़े होते थे, उन सूती कपड़ों को अंग्रेज उस समय में सीट्स जिन्हें आपको छींट कहीं क्या अपनी बोलचाल में यहाँ लोग क्या कहते हैं? सीट्स को छींट कहते हैं। या फिर कोशा, या फिर है जो वो कहते थे खस्सा। क्या कहते थे? खस्सा। ये चीजें उनको कहते थे।
इन तौर तरीकों में वो कहते थे। कई बार उनको बंडाना शब्द है बंदेज से बना हुआ। क्या बना? बंदेज को बंडाना अंग्रेजी भाषा में कहते। हम ये जानते हैं कि सीड शब्द कहाँ है। यह हिंदी के छीट शब्द से निकलता है। कहाँ से है? ये सीड शब्द है। ठीक है, छापेदार फूल पत्ती, छापेदार फूल पत्तियों से आया है। क्या आया? छापेदार फूल पत्तियों से ये सीड्स आया है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो गई। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे, सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े की एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि महारानी भी भारतीय कपड़े के परिधान पहनती थी। कपड़े की इतनी क्वालिटियां, इतने कपड़े की डिजाइन और इस तरह का कपड़े का रेशा और जो खान थे उनको इंग्लैंड के रईस लोगों के साथ साथ शाही लोग भी पहनते थे। बंडाने का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। क्या है? बंडाना जो शब्द था वो बंदेज, पहले भी पढ़ा था कि बंडाना शब्द है जो बंदेज के शब्द के काम में आया है। किसकी वजह से आया है? बंदेज की वजह से। बंडाना का अर्थ है बंदेज। बंदेज शब्द से आया बांधना, जो इसको रंगों के लिए बांधना और इसको गुल्लूबंद के लिए काम में लिया जाता था। क्या लिया जाता था? गुल्लूबंद के लिए काम से लिया जाता था। और ये चटक कैसे? चटक रंग का होता था। क्या? चटक यानी गहरे रंग। क्या था? गहरे रंग का होता था, जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता। धीरे धीरे आपने कहीं कपड़े के बंदेज का काम देखा होगा, जोधपुर या कहीं अन्य जगहों पर, अपने यहाँ बालोतरा में होता है, जोधपुर में होता है, बगरू में होता है, तो वहाँ पर बंदेज का कपड़ा बांधकर फिर उनको अलग अलग रंगों में जो रंगा जाता है। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनमें उनके नाम के स्थान पर अनुसार लिखा गया है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। कई ऐसे कपड़ों को नाम, जगह के नाम के आधार पर, जगह के नाम के आधार पर पहचाना जानते थे। क्या करते थे? जानते थे या पहचानते थे। जिस बाजार से, जैसे सूरत की मलमल, जो इस तरह से ढाका की मलमल या अन्य प्रकार के कपड़े, इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। अब हम कल है जो इसके आगे यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की